नजर बदलो नजरिया बदलेगा, ऊपर सूरज नीचे जल, हम बदलेंगे पहाड़ का कल। नमस्कार, मैं आमोद पंवार, ग्राम सभा टिपरी, उत्तरकाशी से। यकीनन प्रकृति ने अपार संभावनाएं दी हैं इस उत्तराखंड राज्य में। आमोद पंवार जी, इनकी दिलचस्पी कृषि, माउंटेनियरिंग, पर्यावरण, तकनीकी जैसे कई क्षेत्रों में है। बड़े दार्शनिकों को पढ़ना, उनकी बातों को जीवन में उतारना, आसपास के लोगों को मोटिवेट करना, उत्तराखंड राज्य के प्रति संजीदगी का भाव और अपना योगदान देना। पहाड़ की मिट्टी में घुला अपने हिस्से का रंग हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। तो आमोद भाई, पहले तो स्वागत हमारे इस ओहो रेडियो के कार्यक्रम में। और फाइनली आज हम आपके प्लांट में आ गए, जिसके बारे में हम सुन ही रहे थे कई सालों से। आपका भी स्वागत है काव्य जी यहाँ पे कि आप ओहियो रेडियो जो है उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो है और लोग इसको बहुत ज़्यादा देखते हैं। और आप एक जगह की खबर दूसरी जगह जाते हैं तो पूरी उत्तराखंड में इसको अगर हम उस भाषा में बोले, देवी देवताओं वाली भाषा में, तो तरंगे निकलती हैं, वाइब्रेशन निकलती है। आपके कहने का मतलब कि अगर यहाँ से कोई वाइब्रेशन निकलती है तो कुमाऊँ का आखिरी जो गाँव है, गुंजी या पिथौरागढ़ वाला इलाका जो है, और यही इसी को लेकर शायद मेरे को लगता है कि ओहो रेडियो भी बना था जी। और मैंने प्लांट का भी एक ही उद्देश्य था कि पहाड़ में, मतलब जो कहते हैं कि पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी कैसे मतलब काम आए। और चूंकि ये डिजिटल का युग है और कम्युनिकेशन यहाँ से वहाँ जाना और आसान लोगों को सूचना उपलब्ध कराना, जिसके साथ साथ आदमी ना एक आउटपुट भी निकले इसका, मतलब इसका मेन मीनिंग आउटपुट है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो इस जगह के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये एरिया कौन सा आता है? आप बता रहे थे आधा आपकी छानियाँ जो हैं दूसरे ज़िले में और घर दूसरे ज़िले में। हाँ, क्योंकि ये जो इलाका है, आप पहले तो ये टिहरी जिला था। 1962 से पहले जो है, अगर आप पुराना इतिहास देखेंगे तो 1940 हम भारत सरकार में 1949 में आए जी। 47 तक हमारा, 49 से पहले हम एक राजशाही थी हमारे यहाँ पे, राजा था हमारा जी जी। टिहरी के राजा होते थे। तो टिहरी एक मतलब एक अलग एक रियासत थी। 49 के बाद ये हम भारत देश में सम्मिलित हुए और 62 में जो शायद जब चाइना का वार हुआ था, उसके बाद ये 2 जिले बने। तो पहले टिहरी एक ही जिला था। 1962 में टिहरी और उत्तरकाशी जिला अलग हुआ। उस समय डिजिटल युग था नहीं और पुराने आदमी थे नहीं। तो उस समय जब परिसीमन हुआ था तो क्या हुआ था कि गाँवों को जो है, गाँवों को छान और गाँव, अगर आपने पहाड़ का भौगोलिक देखा हो कि छान गाँव, डांडा गाड़ होता था, तो हमारा गाँव जो है महड़ा, तो गाँव हमारा टिहरी जिले में पड़ता है और जो छान है वो उत्तरकाशी जिले में पड़ती है। तो हम मतलब उत्तरकाशी और टिहरी जिले के मतलब बॉर्डर में, मतलब आधा उत्तरकाशी जिले के हम, आधा टिहरी जिले के हैं। तो आज जो आपने ये सोलर प्लांट लगाया है, तकरीबन 3 साल हो गए हैं? हाँ, लगभग 3 साल पूरे 3 साल हो गए हैं। और जब आप इसको शुरू कर रहे थे तब भी हमारी बातचीत हुई थी इसको लेके और बड़ी खुशी होती है। सबसे पहले तो ये जानते हैं, आसान शब्दों में अगर मैं समझना चाहूँ इस मॉडल को, ये क्या सिर्फ एक स्वरोजगार का साधन है या इसके इतर भी इसको देखा जा सकता है? काव्य, देखो, अगर मतलब हृदय से कुछ बातें आ रही है कि आप देखेंगे कि पहाड़ में एक टाइम होता था जब 2 औरतें बाजूबंद लगाती थी, एक यहाँ से बोलती और वहाँ से उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। तो इसको गढ़वाली में एक वर्ड यूज होता है, उसको बोलते हैं उलार, कि जब बाजूबंद लगता था उलार आता था। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली एक उलार है। ये एक मतलब एक स्वरोजगार तो है ही है, लेकिन इस साथ में एक उलार है। एक उलार मतलब आप देखेंगे कि आसपास के जितने भी गांव हैं, लगभग यहाँ पे उत्तरकाशी जिले के 6 गांव हैं, 7 टिहरी जिले के 13-14 गांव हैं और 12-13 हज़ार की पब्लिक यहाँ पे रहती है। तो होता क्या है कि जब शहर में, मतलब या गाँव में, जब कोई भी चीज़ होती है, कोई चीज़ लगती है, कोई अच्छी चीज़ होती है, तो लोगों को उसको देखने में, सुनने में, जब लोगों के इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फुटफॉल, जब लोगों का मूवमेंट होता है उस जगह में, तो उससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती है, वो तरंगे निकलती है। तो आदमी ना फिर बहुत सुंदर सोचना शुरू करता है कि यार उसने कर दिया तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, ऐसे करके। तो ये एक स्वरोजगार भी था, एक उलार भी था, मतलब पहाड़ के प्रति की कुछ यहाँ पे जो है, क्योंकि अभी फाइनेंशियल युग चल रहा है, भौतिकवादी युग चल रहा है, तो इसको फाइनेंशियल एस्पेक्ट में भी था, उलार भी था, और जिसको मैं तरंगे बोल रहा हूँ आध्यात्मिक था, जो हमारे देवी देवताओं वाला जो माहौल होता था। तो उसका एक मतलब एक इसको ये कह सकते हैं आपकी कॉकटेल टाइप का मिक्सअप जो होता है ना, एक मिश्रण था, एक थॉट थी कि पहाड़ में क्या कुछ चीज़ ऐसी की जाए कि जिसको लोग स्वीकार भी करें, जो इकोनॉमिकल, जिसका फाइनेंशियल मॉडल भी हो, वो भी सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल भी हो, जिसमें नेचर को, जो प्रकृति हमारे आसपास पेड़ पौधे डिस्टर्ब ना हो, और जो खेती बाड़ी है, जो हमारा जो जिससे हमारा जीवन चलता है, मतलब वो भी मतलब इसमें, तो इसमें अगर आपको मैं उस एस्पेक्ट में समझाऊँ तो धरती माँ है,
तो ये प्रसन्न है क्योंकि इसके ऊपर हमने लगा रखा है आसमान है, सूरज है, वो भी इसको रिस्पेक्ट दे रहा है कि धरती पे काम हो रहा है। धरती पे काम हो रहा है। ये है। नहीं, बहुत अच्छा। और आपने एक बहुत बातों बातों में एक अच्छा जिक्र छेड़ दिया कि सस्टेनेबल होना किसी भी मॉडल का बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब प्रकृति ने हमें ये सब चीज़ें दी हैं, देखिए पानी से रिलेटेड आप कोई भी काम करोगे वो सस्टेनेबल मॉडल है, खेती से रिलेटेड करोगे, फॉरेस्ट से रिलेटेड करोगे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड करोगे, सेम है। धूप ने आना ही है, प्रकृति ने आपको वो सूरज दिया है, धूप दी है, तो क्यों न उसको यूटिलाइज किया जाए। और हमारा शायद उत्तराखंड का या पहाड़ी राज्यों का चैलेंज ही यही है कि हम प्रकृति जो हमें दे रही है हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसका यूटिलाइज उस लेवल पे शायद नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को लेके अगर जानना चाहूँ कितनी बिजली यहाँ पे पैदा हो रही है इस वक्त पे, और रेवेन्यू क्या जनरेट हो रहा है? इसको अगर मैं आपको मोटा मोटा समझाऊं तो इसमें लगभग 15 जो नाली है, जो 200 स्क्वायर मीटर की एक नाली होती है, नाली की शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि जो हमारे यहाँ जो नाली का कॉन्सेप्ट था वो ठेठ वाले स्टाइल में, मतलब मुट्ठी होती थी कि एक खेत में धान बोया जाता था और 16 मुट्ठी जहाँ पे मतलब पूरी होती है वो एक नाली मानी जाती थी। बाद में वो 200 स्क्वायर मीटर हो गया, लेकिन हमारा नाली वाला कॉन्सेप्ट था वो मुट्ठी, मतलब अनाज वाला। तो हमारे यहाँ इसमें 15 नाली जमीन लगी हुई है। इसमें 700 जो पैनल्स होते हैं, प्लेट जो इसकी है वो लगी हुई है, और इसमें मतलब एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। और इसमें अगर मैं आपको इसका वो बताऊं तो इसमें 200 किलोवाट का, ये 210 किलोवाट हमने लगा रखा है, और इसमें जो अभी बिजली बन रही है 200 किलोवाट की इसमें बिजली पैदा हो रही है। तो अगर इसको मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आपको समझाऊं तो लगभग जो है एवरेज जो धूप का हिसाब के, जैसे सर्दियों में या बरसात में थोड़ा कम, तो अगर मैंने कहा क्योंकि 3 साल होने वाले हैं पूरे, इस प्रोजेक्ट में एवरेज पर डे 4,500 से 5,000 रुपये की बिजली, मतलब जो सरकार ने के साथ जो मेरा MOU हो रखा, तो वो हो रखा 4 रुपये 48 पैसे में। तो लगभग 4,500-5,000 रुपये की बिजली पर डे, कभी 5,500, कभी 4,800, कभी एक एवरेज, हाँ एवरेज लगभग 4,500 के आसपास का बिजली पैदा होती है यहाँ पे। तो अगर महीने का लगाएं तो 1,30,000 रुपये के आसपास यहाँ पे पर महीने बिजली बनती है। मोटा मोटा इसको समझें तो एक नाली में अगर हम प्रोडक्शन हमारी होती है तो लगभग 10 से 12,000 रुपए का हो जाती है लगभग इनकम अंदाजा। ओके, पर मंथ। और ये पूरा प्रोजेक्ट बनाने में कितना खर्चा आया और टाइम कितना लगा इसमें? क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जो अभी मोटा मोटा जो खर्चा आया, इसमें 72-73 लाख रुपए खर्चा आया। तो कुछ रनिंग कॉस्ट भी होती तो हमने लगभग 75 लाख रुपए का इसमें रखा, कि इसमें जो टोटल एक्सपेंडिचर जो खर्चा हुआ सब कुछ मिला के 75 लाख रुपए के आसपास में खर्चा हुआ है। राइट। और आपका जो ब्रेक इवन है लगभग 6 से 7 सालों में? 6 साल में इसका जो अभी तक का जो एज ऑफ नाउ जो 3 साल पूरे होने वाले हैं जी, इसमें है कि ये 6 साल में ये जो प्रोजेक्ट है ये ब्रेक इवन हो जाएगा। और टोटल ये जो आपकी लगी हुई है पैनल वगैरह, इनकी लाइफ क्या है? इनकी लाइफ जो कंपनी जो हमको वो देती है, इसका जो वारंटी जो कार्ड देती है वो देती 25 साल की, कि 25 साल तक ये जो पैनल्स हैं, ये पैनल 25 साल तक, मतलब 25 साल के बाद भी ये काम करते रहेंगे, लेकिन 25 साल तक ये बिजली बनाता रहेगा। और ये जो रेट आपको गवर्नमेंट से मिली हुई है ये समय समय पे बढ़ती है? नहीं, इसका क्या है कि क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि एक टाइम में ब्रेक इवन के बाद जो है ना, इसमें मतलब क्योंकि इसमें एक्सपेंडिचर कुछ नहीं है, क्योंकि सूरज रॉ मटेरियल है, तो अभी तक तो जो URC है, एक इनका रेगुलेटरी जो कमीशन है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का जो बना रखा है, उसमें तो ये है कि 25 साल तक रेट ये रहेंगे। लेकिन संभावना ये है कि हम लोगों का सरकारों से रिक्वेस्ट ये है कि जैसे महंगाई दर बढ़ेगी तो एटलीस्ट 5 या 6 साल बाद इनको थोड़ा सा रेट रिवाइज, क्योंकि अब ये देख लिए कि ये कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, तो हमने हमको 4 रुपये 48 पैसे, क्योंकि हमने कंपटीशन में रेट डाले हैं, तो 4 रुपये 48 पैसे उस समय सरकार ने हमको रेट दिए हैं। तो ये तो अभी घरेलू रेट है सरकार के। जब UPCL सोल्ड आउट करता है बिजली, तो कहीं कहीं चाहे होटल हो गया या कॉमर्शियल प्लेस में कहीं 12 रुपये कहीं 15 रुपये सेल करता है एज ऑफ नाउ। तो उसमें ये है कि मतलब हम इतनी सस्ती में बिजली बना के दे रहे हैं, मतलब ये लगा लो 4.5 रुपये 48 पैसे में बिजली बना के दे रहे हैं, और वो भी नेचुरल उसमें। तो होपफुली कि सरकार इसका कुछ सोचेगी। राइट। अगर मैं इसमें आगे आपसे जानना चाहूँ, जितने भी लोग ओहो रेडियो के माध्यम से इसको रेडियो पे सुनेंगे भी और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से देखेंगे भी, तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ इसमें कि अगर किसी को स्टार्ट करना है तो प्रोसीजर क्या है?
बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड यहाँ पे पैनल लगने तक का और प्रोडक्शन होने तक का एक अगर आप ब्रीफ में बताना चाहें। इसमें क्या होता है कि इसमें एक्चुअली जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड है, इसका एक विभाग है, उसका नाम है उरेड़ा, जी जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करता है। तो वो क्या है कि उसके टेंडर निकालता है, और इसमें वो टेंडर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का एक सिस्टम, शायद इनका जो मेरे को जो जानकारी है कि जो संयुक्त राष्ट्र है इनके साथ MOU है हर गवर्नमेंट इसका कि इन्वायरमेंट को कैसे सेफ रखा जाए, इसमें कैसे आप ग्रीन एनर्जी को आप डेवलप कर रहे हो। तो सरकारों का भी नियम है कि इनको एटलीस्ट जो भी टोटल एनर्जी है उसका 10% एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी या कोई जो जिसमें बहुत ज़्यादा नेचर को डिस्टर्ब ना किया हो। तो उत्तराखंड में अभी 2-3 साल पहले ये योजना आई थी, और इस साल फिर दोबारा आने वाली है, मतलब अखबारों में विज्ञापन वगैरह आ गए हैं। उसमें सरकारों के कि पहले उरेड़ा इसका विज्ञापन निकालती है जी उसके एक रेट तय करती है उरेड़ा की, जैसे आपने रख दिया कि 4 रुपये 48 पैसे 4.5 रुपये रेट रख दिया। उसमें फिर वो एक टेंडर निकलवाती है, ऑनलाइन प्रोसेस है उसका कि आपने टेंडर डालना कि आपके पास एक ज़मीन होनी चाहिए गांव में। ज़मीन के बाद आपने उस ज़मीन को, उसको बोलते हैं TFR, जैसे ज़मीन आपके पास हो गई तो आपने उरेड़ा विभाग को ज़मीन और उसके कागज़ वगैरह, एक फ़ीस है उसके साथ 7,000-8,000 के आसपास है, वो देनी है जी इसके बाद आप जो है जो ये UPCL है एक जो बिजली खरीदेगा वो बनाता है TFR, टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट, कि इस जगह में कोई ऐसी लाइन तो नहीं जा रही है, यहाँ पे पेड़ तो नहीं है, कोई इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, तो उस TFR बना के वो उरेड़ा विभाग को देगा। जब ये हो जाएगा तो इसके बाद इसके टेंडर निकलेंगे। टेंडर निकलेंगे तो टेंडर में जो सबसे लोएस्ट रेट डालेगा तो आपके फिर निकलेगा। निकलने के बाद आपने फिर इसका बोलते हैं PPA बोलते हैं इसको बोलते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट, कि UPCL और आपके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। और ये एग्रीमेंट अच्छा इसलिए क्योंकि उसमें जो नियम है कि आपको, जो मेरा हो रखा है कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना ही करना है। मतलब जैसे बिजली बन गई तो इसमें बेईमानी की गुंजाइश लगभग सरकार ने ख़त्म कर रखी, कि जैसे ये रीडिंग लेके जाते हैं तो आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट करना है। अगर 30 दिन से एक दिन में ज़्यादा हो गया तो आपको फिर 1 रुपये 25 पैसे, मतलब 1.25% के हिसाब से आपको इसको ब्याज देना पड़ेगा। तो चूंकि फिर UPCL वालों को इन्होंने एक बार हमको नहीं दिया था, टाइम पे नहीं दिया था, तो ऑडिट ऑब्जर्वेशन आ गया कि जब तुम्हारे पास पैसा था तुमने तो इनको टाइम पे पेमेंट क्यों नहीं किया। तो पेमेंट का भी कोई इसमें 1 रुपये कोई इशू नहीं है। अगर आपका PPA हो गया है तो आपको 30 दिन से पहले 29 दिन में आपके खाते में वो पैसे आ जाएंगे। तो मतलब अभी क्या है कि पैसे की कोई, मतलब जब जैसे आपका PPA होता है, जब PPA हो गया फिर आप बैंक के पास अप्रोच करने जाएंगे कि देखो ये ज़मीन है, इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट मिल रही है, और ये जो पावर परचेज एग्रीमेंट हो गया कि मतलब जो मैं बिजली बनाऊंगा, UPCL ने ये बोल दिया कि मैं इस बिजली को खरीदूंगा, तो ये मतलब एक स्टाम्प है जो है, मतलब एक ऑथराइज हो गया कि पावर परचेज एग्रीमेंट हो गया 25 साल का। तो बैंक भी जस्टिफाई होता है कि मतलब ये बिजली बनाने वाली, आप बिजली बना रहे हैं और UPCL खरीदेगा, सरल भाषा में। तो फिर वो जस्टिफाई होता है। तो फिर इसके बाद बैंक बोलता है कि आप 10% से 25%, जैसी आपकी का प्रोजेक्ट होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, उसमें बैंक आपको फिर फाइनेंस करता है। फाइनेंस करने के बाद बहुत सारी कंपनियां हैं, मतलब आपके माध्यम से इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि हो क्या रखा कि ये जो मॉड्यूल ऑफ पैनल वगैरह है, ये क्या है कि क्योंकि जब नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो इसके बहुत हाई रेट थे। मतलब आप ये सोच लो कि 1 किलोवाट पे खर्चा लगभग जो है एवरेज 100 रुपये के आसपास, 1 वाट पे खर्चा लगभग 100 रुपये के 120-130 रुपये पे आता था। जबकि जो मैंने लगाया तो मैंने ऐसे, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि मैं बैठा पहले और मैंने पूरी लिस्ट निकाली कि इसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, कि पैनल चाहिए होते हैं, वायरिंग चाहिए होती है, एक लोहे का स्ट्रक्चर चाहिए होता है, अंदर की जो मशीनें चाहिए होती है। तो मैंने सबका अलग अलग करके रेट निकाला कि ट्रांसफार्मर का क्या रेट होता है, वो अलग कंपनी बनाती है, एक इसमें एक UPS होता है उसकी क्या रहती है, इन्वर्टर का क्या होता है और प्लेट की क्या होती है। तो जब मैं टोटल इसका निकाला कॉस्ट तो ये लगभग 28 रुपये के आसपास निकला सब कुछ। आप सोचो कि 120 रुपये, क्योंकि हम लोग डीपली जाते नहीं हैं और सामने वाला बोलता है कि साहब इतने रुपए, और उतने में हम लोग बोलते हैं कि हाँ जी लगा दो। तो मैंने जब एक एक चीज़ का अलग अलग रेट निकाला कि मॉड्यूल है तो उस समय 17.5 रुपये चल रहा था पर वाट, वायरिंग पे 50 पैसे खर्च आता है, लोहे के स्ट्रक्चर में 2-2.5 रुपये खर्च आता है, इन्वर्टर में 5.5 रुपये खर्च आता है। तो टोटल सब कुछ मिला के और लेबर कॉस्ट में 10% है, तो सब कुछ मिला के 28 रुपये था। तो मैं जो लगाने वाला था मैं उसको बोला कि भाई तू 28 रुपये है तो अपना जो है 10% प्रॉफिट ले ले, तो मतलब जो तेरा एथिकल प्रॉफिट है तो 30 रुपये लगा दे। तो ये 80 रुपये, 70 रुपये, 50 रुपये, 45 रुपये,
करते करते मैं इसको 32-33 रुपए के आसपास लेके आया। तो मेरा जो भी, क्योंकि पहाड़ में जो लगा रहा है उसका तो एक भावनाओं से लगाता है, तो जो देख रहा है उसको इस टॉपिक को जरूर सुन लेना कि इसमें जो जो इंस्ट्रूमेंट लग रहे हैं सबका अलग अलग निकालो, और सब बाजार में उपलब्ध है। मतलब कोई भी, क्योंकि ये बाजार है, मतलब कि पैनल की भी कम से कम 1000 कंपनियां हैं, वायरिंग की है, तो अगर आप एक एक चीज का निकालेंगे इसके बाद असेंबल करना है। और टोटल इसको मैंने 200 किलोवाट का जो प्रोजेक्ट है इसमें मतलब जैसे काम शुरू हुआ, जो फिजिकल जो वर्क है ग्राउंड पे वहां से शुरू हुआ है, 3 महीने में पूरा प्रोजेक्ट लग गया। मतलब बिल्कुल सब चीज एकदम फिट होके और 3 महीने में जो है बिजली बननी शुरू हो गई। और ये पैनल वगैरह कहाँ से परचेज किया? ये पैनल जो है जनरली भारत में जो पैनल मिलते हैं गुजरात जो कोस्टल एरिया है, बिकॉज इसमें जो सिलिकॉन लगता है वो ताइवान से आता है, कुछ चाइना से आता है और कुछ यूरोपियन कंट्री से आता है। कोस्टल एरिया तो से ही आता जो होगा। कोस्टल एरिया है उस कोस्टल एरिया से इसके जो बैटल है इसको बनाने में, तो वहाँ 4-5 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और वो कंपनियां जो इसको होलसेल में, मतलब इवन के टाटा है, अभी तो बाबा रामदेव जी भी आ गए इसमें, रामदेव जी है, अडानी, मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं इसमें, अच्छी अच्छी कंपनियां हैं इसमें। और इसका तो क्योंकि अभी पूरी दुनिया में जिस तरह से इलेक्ट्रिक जो बिजली को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है कि कोल खत्म हो रहा है, फ्यूल खत्म हो रहा है, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है तो सबसे बेस्ट जो है ये सूरज है या विंड है। तो विंड में भी टरबाइन में दिक्कत है, तो सूरज में इसलिए है कि क्योंकि सूरज भी है, एनर्जी का एक स्वरूप है। तो एक मैं आमोद जी का नंबर आपके लिए स्क्रीन पे हम लोग डाल रहे हैं ताकि अगर किसी भाई को जरूरत हो। नहीं पक्का पक्का मैं अगर आपको बताऊं कि जब ये प्लांट लगा था और स्टेट के सीएम आए, बहुत सारे लोग आए यहाँ पे देखने के लिए, स्टार्टिंग था ये पहला प्लांट, तो मेरे को तो गेट लगाना पड़ा। एवरेज पर डे 200-250 लोग आते थे। इस लाइक मंद लोगों को पहले तो इलाके वालों को ये पता चला कि अच्छा खेत में भी बिजली पैदा हो रही, तो किसी की समझ में पहले आसानी से आने रहती। जब ये प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, जब धीरे धीरे लोगों को पता लगा, तो जो भी डेवलपर थे जो लगाना चाह रहे थे, तो सब के सब आए देखने के लिए। एक ही मतलब इवन हमने गेट लगाया कुछ दिन तक, तो टिकट रख देनी थी। एक बार प्लान आया ऐसे कि मैंने कहा अगर कुछ और चीज होती है तो एक इसको जो है एक इनोवेशन, एक स्टार्टिंग प्रोजेक्ट था, इनोवेशन तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन एक स्टार्टिंग प्रोजेक्ट था पहाड़ के हिसाब से। और दूसरा काव्य जी, मतलब ऐसी बात आ रही है कि अगर आप इसको ज्योग्राफिकल आप देखेंगे तो आप धरती से जैसे ऊपर आते हैं आप सूरज के उतने नजदीक जाते हैं। तो जैसे प्लेन्स वाला एरिया है, लाइक वी कैन से ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली, नीचे वाले इलाके, वो अब सूरज को वहाँ आने में टाइम लगता है, और आप धरती से ऊपर है, मतलब आप 1000 मीटर है, मतलब पहाड़ तो लगभग 800 मीटर 900 मीटर के आसपास है, तो आप इतने ऊपर है सूरज के। इसका मतलब सूरज प्लेट को ज़्यादा हिट कर रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे कंटिन्यू लाइट रहती है और प्रोडक्शन होता है, तो नीचे एवरेज जो 4-4.5 यूनिट आता है पर वाट, तो यहाँ कभी 7-7.5-8 जाता है पहाड़ में, ऑलमोस्ट डबल। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ हर चीज में उलार दे, लेकिन धूप में भी उलार है। जैसे आप देखो ना, घाम दाबने की इच्छा होती है पहाड़ में, कि धूप सुंदर होती है तो घाम दाबने की इच्छा होती है। तो आप ये मॉड्यूल देखेंगे, इसमें ना इनको भी घाम दाबने की इच्छा होती है कि मतलब अगर स्वस्थ धूप है तो ये उतना अच्छा प्रोडक्शन करती है। तो पहाड़ों के लिए तो ये बिल्कुल ये सुंदर है। बिल्कुल। तो आप जरूर से संपर्क कीजिएगा अगर आप लोग भी इस बारे में कुछ काम करना चाहते हैं। आगे 1-2 चीज़ें और जानना चाहता हूँ। जब हमारी डिस्कशन भी हो रही थी इस बारे में, ये मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट के लिए भी इनिशिएटिव और पब्लिक के बीच में हो सकता है। कैसे? क्योंकि आप देखिए कई जगहों पे जैसे बिजली की समस्या होती है तो वहाँ तक बिजली को पहुँचाना और ट्रेडिशनल तरीक़ों से पहुँचाने की कॉस्ट गवर्नमेंट को बहुत लगती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आदमी खुद उस कॉस्ट को वहन कर रहा है अपने रिस्क पे। गवर्नमेंट को एक्चुअली वो कॉस्ट वो नहीं करनी। कितना अच्छा हो कि अगर गाँव के लेवल पे, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि दूध को लेके कोऑपरेटिव बनते हैं, है ना, अनाज को लेके बनते हैं, मसालों को लेके काम होता है, अगर इस तरह की एनर्जी को लेके कोऑपरेटिव के लेवल पे आ जाए कि गांव-गांव में छोटे-छोटे हों, 200 आदमी है, 200 आदमियों के लिए बिजली पैदा हो रही, वहीं के वहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही, और उसमें लगे हुए जितने भी लोग हैं 5, 10, 20 लोग, उनको कम से कम बाहर जाके होटल्स में इधर-उधर नौकरी ना करनी पड़े, अपने गाँव में ही नौकरी करें। क्या सोचते हैं? ये तो जो सबसे पहले अगर आप पहाड़ का देखेंगे ना, तो यहाँ पे हो क्या रखा था कि यहाँ पे पहाड़ में छोटी छोटी जोतें होती थी कि एक नाले का खेत, एक खेत भाई का, वो चाचा का, वो ताऊ का, लाइक दैट।
तो इसमें क्या था कि ये तो बेसिकली ये एक जैसे मतलब एक सिंगल आदमी के लिए धंधे का नहीं है जो मैंने जी। पहले सोचा था। जी। पहले मैंने एक पूरे गांव को मीटिंग बुलाई, पूरे गांव वालों को एक एक चीज़ समझाई, लेकिन किसी को ट्रस्ट नहीं हो पाया कि लोग मजाक समझ रहे थे कि वो खेती में बिजली ये एक मजाक है, या ऐसा नहीं कि हमको कुछ ऐसे ही मजाक कर रहा हमसे। तो मैंने पहले खुद लगाया। पर इसका सरकार से जो मेन रिक्वेस्ट है, इसमें रिक्वेस्ट ये है कि इसको बजाय इंडिविजुअल व्यक्ति के देने से ये कोऑपरेटिव मॉडल है, इसको कोऑपरेटिव पहाड़ में तो इसको बैन करना चाहिए इंडिविजुअल देने के लिए। क्योंकि पहाड़ में 2 नाली 4 नाली 6 नाली किसी के भी खेत मतलब 10 नाली 5 नाली ज़्यादा किसी का भी एक चक नहीं है, और इसमें मिनिमम 200 किलोवाट के लिए 15 नाली चाहिए होती है। तो इसमें जो कोऑपरेटिव मॉडल है गाँव का, कि माना एक गाँव में 100 परिवार रहते हैं, उन 100 परिवारों को पैक करके, सरकार की भी यही, स्वराज की भी यही परिकल्पना थी, गांधी जी से लेकर सबकी यही परिकल्पना है कि गांव स्वस्थ कैसे रहें। तो ये इतना आइडियल प्रोजेक्ट है कि गांव के लोगों को जो नरेगा है, जिसे हम लेबर कॉस्ट बोलते हैं, तो गांव वालों का इतना पैसा तो है नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो जो इसका लेबर कॉस्ट है 10%, तो हम क्या करते हैं कि हम 10% जो है गाँव वालों को जो है हम इसमें उनका स्टेक हो जाएगा 10%। बाद बाकी रिसेंट बैंक या सरकार इनको मदद करे और गाँव वाले एक पूरे इलाके में अपने इसमें लगाएं। तो ये इतना बड़ा वाइबल प्रोजेक्ट है कि मतलब अगर सरकार मेरे को पूछे, मैं इसको बना के दे सकता हूँ, इसमें काम भी कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरेज एक परिवार को मिनिमम 12,000 रुपये महीना 25 साल तक मैं गारंटी देने को तैयार हूँ। बताइए। इसमें बैंक, इसमें ये नहीं कि सरकार से हम कोई जो मतलब कि कोई सब्सिडी मांग रहे हैं या कोई अनुदान मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं। मैं सिर्फ सरकार से जो भी प्लानर है उनको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो गांव में जो सरकार योजनाएं दे रही है, पैसे नरेगा की उसमें दे रही है, तो उसमें कोई ऐसा आउटपुट वाला काम हो नहीं रहा है। अगर हम इस सोलर वाले 100 दिन में, अगर एक आदमी को 100 दिन का अगर काम दे रहे हैं गांव में, तो 3 में अगर वो आदमी मतलब 100 दिन काम करता है तो उसका तो ऑलरेडी 50,000 रुपये का स्टेक है उस योजना में, और वो लेबर आप कॉस्ट दे रहे हैं उसको। तो वो आदमी पूरे, जो आप किसी को मजदूर बना रहे हैं, लेबर बना रहे हैं, उसने 30 दिन मेहनत करने 3 महीने मेहनत करने के बाद वो जीवन भर जो है एक मालिक बन जाएगा, जिसकी परिकल्पना है सब कि जो गांव में एक पहले मालिक का जो एक माहौल था, मतलब सॉरी टू से दिस, पर नरेगा ने आदमी को वो मालिक से नौकर बना दिया है। तो अगर नरेगा को पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखा जाए, नरेगा को यूज करके कैसे उसको मजदूर से मालिक बनाया जाए, कि उसके अंदर एक फीलिंग आए कि अभी तो कोई फुस्सा लगाता तो बोलता है कि ये तो सरकार का है, लेकिन जिस दिन वो प्लांट में काम करेगा तो वो लगेगा कि ये प्लांट में रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उससे उसको पैसा मिलेगा। और एक जो पलायन का एक जो बड़ी जो समस्या है, वो बड़ी समस्या रुक जाएगी गांव के हिसाब से, क्योंकि बिजली की जरूरत है सरकार को, महंगी बिजली खरीद रही है। गांव में खेत खाली पड़े हुए हैं, मतलब पूरे ढंगार के ढंगार खाली पड़े हुए हैं, पाके खाली पड़े हुए हैं। तो अगर गांव वालों को तो इसमें जो सबसे अच्छी बात है, अगर कोई इसको ढंग से सोचे तो रॉ मटेरियल एक है, ऐसा नहीं कि आपको कहीं से रॉ मटेरियल खरीदना है, बिल्कुल। सूरज कोई कॉस्ट नहीं है उसकी, 0 कॉस्ट है। देखो भगवान ने क्या दे रखा हमको, ये इसीलिए तो हमको देवभूमि के लोग माने जाते थे कि सूरज एक है और इसमें जो बायर है वो भी एक है, मतलब यूपीसीएल बायर है। तो एक आदमी रॉ मटेरियल एक आ रहा है और आपके पास बाजार भी है, तो कितनी बड़ी बात है कि रॉ मटेरियल भी है और बाजार भी है। थोड़ा सा इसको अगर मैनेज करें, और इसमें बड़ी बात ये होनी चाहिए कि आपको ना हृदय से पवित्र होना पड़ेगा। अगर पहाड़ के जैसी आत्मा है, मतलब जो पहाड़ के जो लोग हैं जो हृदय से पवित्र हैं, तो जो भी पॉलिसी मेकर हैं उनको भी उनके बारे में हृदय से सोचना चाहिए। अगर हृदय से नहीं सोचेंगे तो तब गड़बड़ है। फिर कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में जो है धूप नहीं आती होगी। मतलब पहली बसाउट के पहला थ्योरी थी गांव के, बड़े विद्वान लोग थे, बहुत बड़े ऊपर चले गए कि गंगा जी में क्यों नहीं बसे, गाड़ में क्यों नहीं बसे, क्योंकि ऊपर इसलिए बसे थे कि वहाँ धूप अच्छी आती थी, हवा थी, लकड़ी था, पानी था। तो उसकी वजह से जो है लगभग हर गाँव में सुंदर साउथ फेसिंग है, हर एक मैक्सिमम गाँव का साउथ फेसिंग है। तो उसमें क्या है कि अगर ये योजना सरकार की लगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश में, इवन की दुनिया के लिए उत्तराखंड जो आध्यात्मिक है एक अच्छा मॉडल बनेगा। अच्छा मॉडल इसलिए कि होता क्या है कि अगर आदमी का मन खुश होगा ना तो आसपास प्रकृति भी खुश होती है, नेचर खुश होता है ना, तो फिर काम करने की इच्छा होती है, तो एक उलार आता है। मतलब और अगर आदमी दुखी है कि अब एक ठेका आता है तो कितने लोगों को ठेका देता है आदमी। अब 100 परिवार है तो 100 परिवारों में जो है एक को ठेका मिल गया, 99 तो उसको देख के दुखी होते हैं। और ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसमें ना किसी को ज्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा। इसमें बिल्कुल अगर भगवान ने हमको दे रखा है, अगर हमारे पास उल्टे काम करने की बुद्धि है,
उस बुद्धि में अगर विवेक जोड़ा जाए तो एक जो है एक पवित्र काम हो सकता है। और खासकर आपके माध्यम से, क्योंकि आपके बड़े अधिकारी भी, नेता भी और जो भी नीति बनाने वाले लोग हैं उसको देखते हैं। तो बस मेरे को एक नेगी जी की एक याद आ रही है, एक लाइन की, घास लग खड़ा हो बण अपड़ा हो, पर्दे से कोई ना हो सभी दगड़ा हो, जी कुड़ी ना हो उदास या उत्तराखंड चाहिए। एक इमेजिन थी करीब। और बड़ा दुख होता है कि आज जो है हम लोगों ने उसकी आत्मा मार रखी है। आज अगर आपको इस माध्यम से बता रहे हैं कि किसी लड़के की शादी होती है पहाड़ में, तो 3 महीने बाद उसका बाप उसको नौकरी के लिए भेज देता है कि कर्ज चढ़ा हुआ शादी का। तो देखो वो वहाँ दुखी है, ये लड़की घर में दुखी है। तो अगर मतलब जिस सोच को लेकर उत्तराखंड बना था, अगर एक सिर्फ यही लाइन अगर याद रखें, है कि नहीं है कि शिक्षा थी यहाँ पे, क्या नहीं था हमारे पास, लेकिन इन लोगों ने मतलब क्या कह सकते हैं, मैं भी क्योंकि आज सब हल्ला कर रहे हैं, मैं ऑनेस्टली बोलूँ, इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए भी मैं पीएमओ को मेल लिखी, बैंक जब लोन नहीं दे रहा था। एक बार मतलब महात्मा गांधी का एक वाक्य याद आ रहा है मेरे को, एक पढ़ी थी महात्मा गांधी की किताब मेरा सपनों का भारत। उसमें एक लाइन होती थी कि अगर आप शाम को खाना खा रहे हैं और आपके पड़ोस में कोई बेरोजगार है, तो कम से कम आपको शर्म तो आनी चाहिए। कम से कम अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे तो खाना खाते समय आपको ना शर्म आनी चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट को देखकर मतलब मेरे को दिल से शर्म तो आती है कि यार मैं कुछ और नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अब क्योंकि एक सीमित संख्या है, हम किसी को एक्सप्लेन करा सकते हैं, बोल सकते हैं कि यार ये करो। हमारा ये मानना है कि अगर भगवान ने आपको बुद्धि दे रखी है तो थोड़ा सा विवेक को तो यूज करो। गिरीश तिवारी गिरदा की वो लाइनें आंदोलन से पहले उन्होंने जो लिखी थी कि जब त्यार में रोनी होल, जब नन ठुलो नी रोल, जता एक दिन तो आलो दिन या दुनी में, चाहे हम ले सको चाहे तू ले सको, कोई ना कोई तो लालो दिन या दुनी में। और नेगी जी ने ही बाद में इसको गाया था। नेगी जी ने इकलौता गाना गिरीश तिवारी गिरदा का, उन्होंने परमिशन ली कि गिरदा मैं इसको गाना चाहता हूँ। उसे रोंगटे खड़े थे उस गाने में, उसका कि तब तुक नील लगाओ देख घुनने मनई न टेक, जता एक दिन तो आलो दिन। इमेजिन करो ना कि नेगी जी एक गिरदा क्या सोच के लेकर गाना गाया था। क्या मतलब आज मानो ना मानो हम लोग दिशा से भड़के हुए हैं। मतलब उसी वजह से हमारी दशा ऐसी। कहाँ हम लोग भगवान के तुल्य थे और कहाँ हम सेकों के बर्तन धुल रहे हैं। जहां दुनिया एक बार आने के लिए तरसती है, आज हमारे जो भी सिस्टम में रहे होंगे। और इसका मैं मतलब आपके उसके माध्यम से मैं अगर कभी समय लगेगा तो मैं एक किताब लिखूंगा, 21वीं सदी का भारत का सच। बहरहाल मतलब हम तो आशावादी लोग हैं। नहीं है। आपने गिरदा का गाना गाया कि जितना एक दिन तो आलो ये दिनों दुनिया में, मतलब कभी ना कभी तो आएगा एक दिन, मतलब सवेरा जरूर निकलेगा। और एक जो पहाड़ का एक जो युवा है वो इतनी शुद्ध हवा में पैदा हुआ है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं, अब जैसे आप हैं, देखो आरजे, कहाँ किसी ने सोचा था कभी कि रेडियो जॉकी कोई बनेगा। और नए नए लड़के आप लोग, आपने देखो कहाँ आप कितनी बड़ी कंपनी थी, वहाँ आप अच्छी नौकरी और आप भी ऐश कर सकते थे। और आपने अपना एक, क्योंकि वहाँ आपका जो एक जो भी ड्रीम थे फुलफिल नहीं हो पा रहे थे कि पहाड़ की मानसिकता को लेकर, हो सकता है कि भगवान ने आपको या हमको इस काम के लिए चुना हो, ये भी तो हो सकता है। इसमें एक एस्पेक्ट और है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था उस टाइम पे जब हम बात कर रहे थे। ये ज़मीन से तकरीबन 3-4 फुट ऊपर होता है और नीचे आपने कहा था कि इसको हम मल्टीपर्पज़, यानी कि इसमें हम सब्जियां उगा सकते हैं जो उस हाइट में मतलब वहाँ तक टच ना करती हों। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, हमने मतलब मेन जो फोकस था हमारा, मेरा भी, कि जो ये खेत हैं, कि एटलीस्ट यहाँ पे गांव है तो खेत में जो बिजली तो पैदा हो ही रही है, लेकिन जो इससे हमारा जीवन चलता है कि खेती, सब्जी, फसल। तो अगर आप मैंने एक जापान का एक राइटर है, बड़ा फेमस राइटर है, उसका नाम है मासानोबु फुकुओका, और उन्होंने एक बड़ी फेमस किताब लिखी थी। उस किताब का अंग्रेजी का नाम था उसका वन स्टोर रेवोल्यूशन, और हिंदी में था उसका एक तिनके से क्रांति। तो अगर आप देखेंगे उसको, तो उनका ये कहना था कि जो भी खेती है वो जब हम खुश होते हैं तो पेड़ पौधे खुश होते हैं और वो भी फिर अच्छी फसल देते हैं। अगर हमारा मन दुखी रहेगा तो वो भी कुछ ग्रो नहीं करेंगे। तो एक मेरे दिमाग में ये था कि देखो, जब यहाँ पे जो ये बिजली बनती है तो ये जू एक आवाज़ करती है, एक वाइब्रेट करती है।
तो जैसे जैसे वाइब्रेट करती है और जैसे जैसे इसमें बिजली बनती है तो आपके जीवन में उलार आना शुरू होता है, मतलब आपके अंदर भी एक एनर्जी पैदा होती है, तो आप खुश होते हैं। तो सराउंडिंग आसपास जो भी वातावरण है सुंदर होता है। तो उस किताब को इम्प्रेशन लेके बजे मैंने यहाँ पे जो है कुछ, अगर आप देखेंगे तो हमने 14-15 प्रकार की सब्जियाँ, जैसे गांठ गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, बैंगन हो गई, मिर्च हो गई, शिमला मिर्च हो गई, अलग अलग सीज़न में राई हो गई, वो सब्जी लगाई। इस समय मैंने एक ला रखा है, अभी वो इस समय अभी बोया है तो कुछ दिन में तैयार, एक केसर होता है, तो उस केसर को भी हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे कि केसर कैसे, यहाँ पे केसर का उत्पादन हो सकता है। दूसरा यहाँ पे एक होती है, उसको बोलते हैं मोटी इलायची। तो मोटी इलायची क्या होती है कि उसको जैसे उसका एक बार पौधा होता है 4-5 फीट का होता है, एक बार अगर लग जाता है वो तो वो फिर वो उसको 10-12 साल तक आप निकाल दे रहे हो उसको, मोटी इलायची को। उसको बंदर भी नहीं खाता, उसको मतलब कोई नहीं खाता है। तो यहाँ पे हमने मोटी इलायची भी लगा रखी है। फिर क्योंकि आसपास एक मधुमक्खी का एक सिस्टम था तो हमने यहाँ मधुमक्खी भी लगा रखी है। फिर एक पानी का एक पॉन्ड बना रखा था, उस पॉन्ड में हमने फिर मछली जो है, क्योंकि वो प्लेटों को धुलने के लिए, प्लेटें गंदी होती है तो पौधों के लिए पानी चाहिए होता है, प्लेटों को, क्योंकि प्लेटें जो धुलती है तो नीचे निकलती है, तो वो पौधों में चला गया। तो उसमें जो स्टोरेज पानी है उतने टाइम तक, तो मछली जो है उसमें हमने मछली रखी है। तो अभी यहाँ पे गाय और भैंस का प्लान है कि मतलब एक पूरा एक स्वस्थ परिवार को जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है, एक राशन चाहिए, उसको थोड़ा बहुत खर्चे के लिए पैसा चाहिए होता है, वो इससे निकल जाता है, और स्वस्थ रहने के लिए सब्जियां वगैरह। तो मतलब ये लगा लो कि अगर आप इसको फाइनेंशियल एस्पेक्ट आप समझेंगे तो 15 नाली ज़मीन में लगभग जो है 18-19 लाख की या 20 लाख की बिजली पैदा हो रही है। जो अब तो 3 साल हो गए, तब ये भी नहीं कह सकते कि होगी नहीं होगी, वो तो भी मालूम चल गया एवरेज। हाँ, एवरेज जो है 17-18 लाख की, तो कम से कम 15 नाली में बिजली, तो एवरेज निकालो तो एक नाली में लगभग 1.25 लाख रुपए महीना, और सब्जियां अलग, सब्जियों की कीमत अलग, शहद का अलग, फिर पशुपालन, ये मत्स्य पालन। तो एक आदर्श परिकल्पना है एक अच्छे समाज के लिए। बस नीतियों में थोड़ा सा वो पीपल फ्रेंडली जिनको कहते हैं, आसान भाषा में जो समझ में आ जाएं, इजीली एग्जीक्यूशन हो जाएं। बैंक वगैरह जैसे वो बहुत बार बात आती, इतना डिफिकल्ट बना देते हैं कि आदमी परेशान हो जाता है, कहता नहीं करना है। जबकि उनका काम क्या होना चाहिए? उनका काम होना चाहिए कि सहूलियत देना है, आसानी से कैसे इसका काम हो जाए। जो भी बैंकर्स देख रहा है तो थोड़ा सा जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो आप जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उनके लिए रखिए, जो होते नहीं है यहाँ के लिए थोड़ा सा, क्योंकि जो भी बैंकर्स थे यहाँ पे, मैं बोलूँ कि तुम्हारा सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। तो ये सोचो कि आप तीर्थ में हैं इस समय, तो किसी को आपने लोन दे दिया, मतलब आपने जो तीर्थ कर लिया, मतलब आपने जो है एक ज्योतिर्लिंग की आपने पूजा कर दी, आपको पुण्य हो गया। तो ऐसा करके मतलब बैंकिंग से भी है, मतलब सबसे निवेदन है कि ठीक है, हमारी एक भावना है, एक गुस्सा है, एक क्योंकि सोचो जरा कि यहाँ से गंगा और यमुना बहती है, मतलब जिसके बिना पूरा देश अधूरा है कि नहीं है? हम वहाँ के लोग हैं, तो हमारे अंदर तो मतलब इतनी खुशहाली होनी चाहिए थी, मतलब दुनिया देखने आए यहाँ पे कि हम कितने खुश हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैप्स है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और इस तरह के मतलब मैं बोलो, इसके साथ दूसरा भी विंड का है यहाँ पे कि हमारे यहाँ बथों धार होती है, हवा धार होती है, तो यहाँ क्रॉस वेंटिलेशन है बहुत जगहों पे। विंड का भी बहुत अच्छा यहाँ पे एक स्कोप है, विंड मिल का, छोटी छोटी विंड मिल है। तो इस तरह के मतलब योजनाएं जो है, अगर उत्तराखंड है तो उत्तराखंड को लेकर योजना सोचनी चाहिए। तो ये बातचीत बड़ी सकारात्मक रही, बहुत अच्छी रही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ देखने, सुनने और सीखने को मिला होगा, क्योंकि हमारी कोशिश ये थी, सोलर के ऊपर बात बहुत होती है, लेकिन ग्राउंड पे वो कैसे उतरे उसको समझाना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो आमोद भाई से, क्योंकि हमारा परिचय पिछले 4-5 बरस का है और जब भी इस फील्ड से रिलेटेड कुछ होता है हम उनके पास आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, जो हमारी सीरीज़ है मैं उत्तराखंड हूँ, उत्तराखंड मतलब उसके बाशिंदे, उसके लोग, उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी मिट्टी के लिए क्या होना चाहिए, उसी को लेके ये सीरीज़ है जिसका नाम है मैं उत्तराखंड हूँ। तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुछ जानकारी चाहिए, आमोद जी का नंबर मैं एक बार फिर से आपके लिए डिस्प्ले में डाल रहा हूं, तो ज़रूर से उनको आप फ़ोन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हो जब तपता था क्रोध में सूरज, हवाओं ने मुख मोड़ लिया।
आसमान को मुट्ठी में उम्मीद का बादल फोड़ दिया। उस वक्त के चक्र से निकला मैं एक कालखंड हूँ। मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। पहाड़ की मिट्टी में घुला अपने हिस्से का रंग हूँ। मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। सुनते रहिए रेडियो उत्तराखंड हिल की धड़कन। Download the app now.